Hello, extraordinary Gyan family. How are you? Hope all are you fine. Today I am here once again with my new topic, contemporary of centers of power. इससे पहले हम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कर चुके हैं और बच्चों को बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। उनके कहने पे मैं ये सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ। होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा फर्स्ट सेशन। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड सेशन, बट इससे पहले मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ उससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं। आपको पता ही होगा फर्स्ट चैप्टर था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एज यू ऑल नो दैट व्हाट यू मीन बाय बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी इज नथिंग इज दैट द टू सुपर नेशंस विच कंट्रोल द होल वर्ल्ड। बेसिकली आपको पता है इकॉनमी एंड मिलिट्री लेवल पे दो नेशंस कंट्रोल कर रहे थे पूरे वर्ल्ड को, और वो दो कंट्रीज़ कौन है? यूएस एंड यूएसएसआर। और फर्स्ट चैप्टर में हमने जब ये पढ़ा पूरा डिटेल में, वहाँ पे आपने देखा यूएस और यूएसएसआर का ये जो कोल्ड वॉर चल रहा था ये एंड हो गया था, और इसी के एंड को ना टर्म किया गया था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। आफ्टरवर्ड ये जो सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंटेम्प्रेरी ऑफ सेंटर्स ऑफ पावर, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जब ये बाइपोलर वर्ल्ड ख़त्म हुआ, मतलब ये बाइपोलैरिटी ख़त्म हुई जो कंट्रोल कर रही थी वर्ल्ड लेवल पे हर एक चीज़ को, उसके बाद कुछ चीज़ें और इमर्ज हुई, जैसे कुछ नेशंस इमर्ज हुए। कंटेम्प्रेरी ऑफ सेंटर्स ऑफ पावर में हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोप में यूरोपियन यूनियन, एशिया में आसियान। व्हाट डू मीन बाय आसियान? आसियान इज़ अ बेसिकली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। संघ बोल सकते हैं। साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो ग्रुप था उसको टर्म्ड किया गया आसियान। बेसिकली ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रीजन के बेसिस पे अपने रीजन को आगे बढ़ाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे राइज ऑफ चाइनीज़ इकॉनमी एंड इम्पैक्ट ऑफ चाइनाज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्या इम्पैक्ट रहा चाइना का वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और उसकी इकॉनमी कैसे राइज़ की, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा आपका इंडिया चाइना रिलेशन, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए इस चैप्टर का मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले इस चैप्टर में है क्या? बेसिकली जैसे ही एंड होगा कोल्ड वॉर का, बाइपोलर वर्ल्ड का 90s में, तो क्या होगा? अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज होंगी और वो क्या करेंगी? अपना एक अलग से ग्रुप फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगी, और जो बेसिकली किस पे कंट्रोल करना चाहती हैं? पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, और लिमिट करना चाहेंगी अमेरिका के डोमिनेंस को। क्योंकि जब बाइपोलर वर्ल्ड ख़त्म हुआ उसके बाद बात निकल कर आई यूनिपोलर वर्ल्ड की। बेसिकली एक ही नेशन ऐसा बचा था जो ये सब चीज़ें कंट्रोल कर सकता था, वो था यूएस। अब ये जो सेंटर्स ऑफ पावर है ये क्या करना चाहती है? डोमिनेट करना चाहती है अमेरिका के डोमिनेंस को। अब यूरोप में यूरोपियन यूनियन, एशिया में आसियान, ये दो नेशंस हैं जो क्या करेंगे? धीरे धीरे टैकल करना चाहते हैं इस अमेरिका डोमिनेंस को। और इसके बाद क्या होगा? चाइना की जो इकॉनमी है वो राइज़ करेगी, ड्रामेटिकल चेंज शो करेगी, और उसकी राइज़ होने की वजह से वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी इम्पैक्ट छोड़ेगी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन कैसे हुई, इवॉल्व कैसे हुआ, हम बेसिकली कह सकते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद ही क्या हुआ? यूरोप की फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन इस्टेब्लिशमेंट हुई बेसिकली हम कह सकते हैं। और इसको एड किसके द्वारा मिली? कोल्ड वॉर के द्वारा ही एड मिली। अमेरिका की तरफ से एक फाइनेंशियल हेल्प मिली, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी है वो बुरे तरीके से क्या हो चुकी है? ख़राब हो चुकी है, रूइन हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है? ओल्ड स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है, ओल्ड पॉलिसीज़ फॉलो की जा रही हैं, जिसकी वजह से उसकी इकॉनमी क्या है? बड़ी डाउन जा रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक तो कोल्ड वॉर के द्वारा एड किया गया, और उसके बाद अमेरिका ने एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की। और वो जो फाइनेंशियल हेल्प है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। द फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइडेड बाय द यूएस to the European Union under Marshall Plan. The Marshall Plan is basically aid provided by the American country. Okay, and under this Marshall Plan there is a body OEEC, Organization of European Economic Cooperation, और इसके तहत उसको एड मतलब लोन प्रोवाइड किया गया ताकि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी कर सके, अपनी इकॉनमी को बढ़ा सके, और इससे उनकी इकॉनमी में फ़र्क भी आएगा। और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म्ड की गई अमेरिका के द्वारा, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके। आपको पता है कोई भी नेशन अगर इकॉनमी और मिलिट्री में स्ट्रॉन्ग होगा तो वो अपने आप ही एक अच्छा नेशन बन जाएगा, और अच्छा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग नेशन, उसकी काउंटिंग होगी एक पावरफुल नेशन के बीच में। और ये जो बॉडी फॉर्म्ड की गई थी OEEC, ये 1948 में फॉर्म्ड की गई थी, और ये स्टार्ट हुआ था 1945 जब उसकी इकॉनमी की हालत बड़ी ख़राब थी। अब धीरे धीरे सुधरना स्टार्ट हो जाएगी। अब 1949 में यूरोपियन काउंसिल फॉर्म्ड होगी जो पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग करेगी अपनी कंट्री का। और ये 1957 में यूरोप इकोनॉमिक कम्युनिटी की फॉर्मेशन होगी। इकोनॉमिक कम्युनिटी मीन्स, अब यहाँ पे कम्युनिटीज़ टर्म इसलिए आ रहा है
कि ये सब मिलकर बना रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि यूरोपियन यूनियन क्या है, संघ है ये भी देशों का जो अलग हो रहे हैं। अब ये और स्ट्रांग होगा धीरे धीरे, जब सोवियत ब्लॉक टूटेगा उसकी जो कंट्रीज़ होंगी वो भी इसमें ऐड होंगी, और यूरोपियन पार्लियामेंट की फॉर्मेशन होगी, और यूरोपियन यूनियन बेसिकली इस्टेब्लिश होगा 1992 में। और ये जो कंट्रीज़ हैं जो सोवियत ब्लॉक से टूटी हैं ये भी इसमें ऐड ऑन हो जाएंगी, और 1992 में सोवियत ब्लॉक मतलब फॉर्म्ड हो जाएगा कम्प्लीटली। और इसके बाद ये एक सिंगल करेंसी फॉर्म्ड करेगा, और इनकी कॉमन फॉरेन पॉलिसीज़ होंगी जिसके तहत ये क्या करेंगे, डील्स करेंगे, ट्रेड्स करेंगे और डिस्कशन करेंगे, कॉपरेशन रखेंगे आपस में, सबकी बात सुनी जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी एक की, मतलब सोवियत मॉडल नहीं होगा यहाँ पे, सोशलिस्ट सिस्टम नहीं होगा यहाँ पे, सबको मतलब बेसिकली भी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेसी जैसा सिनेरियो होगा यहाँ पे। और यहाँ पे इनके पास सब चीज़ें हैं, ये पॉलिटिकली भी इवॉल्व कर रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ कमी है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में असमर्थ रहे थे। यूरोपियन यूनियन के पास हम कह सकते हैं उनके पास अपना फ्लैग था, नेशनल एंथम था, फाउंडिंग डेट थी, करेंसी थी, बट कमी थी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की। वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रहे थे बट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में वो असमर्थ रहे थे। अब जो ये इनका फ्लैग है यूरोपियन यूनियन का, उसमें 12 स्टार्स हैं। अब वो 12 स्टार्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, परफेक्शन, बट वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, सॉलिडारिटी एंड हार्मनी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में फ्रेम्ड होता है। 12 स्टार्स स्टैंड्स फॉर सॉलिडारिटी एंड हार्मनी। और न्यू मेंबर्स जो थे इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग में जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो, उसके लिए आपको एक कोड दे देता हूँ मैं, जैसे आप उसको सिंपली लर्न कर सकते हैं, IMPST, इम्पिस्ट। तो इम्पिस्ट में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया, इन 5 कंट्रीज़ के बाद और भी कुछ कंट्रीज़ ऐड हुई। वो बेसिकली वो कंट्रीज़ कौन है, जो सोवियत ब्लॉक से टूट कर आई हैं, जिनमें नाम है उनके एस्टोनिया, लतीविया, लिथुनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, साइप्रस, क्रोएशिया और स्लोवेनिया। ये कंट्रीज़ हैं जो इसमें ऐड ऑन हुई थी, और इनके साथ मतलब ये कंट्री एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ चुकी है। अब फुली यूरोपियन यूनियन फॉर्म्ड हो चुका है, और यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है कि ये किसको टारगेट कर सकती है, टैकल कर सकती है, यूएस इकॉनमी को। इस समय वो खतरा, थ्रेट बनी हुई है यूएस इकॉनमी के लिए, और ये पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रिकली इन्फ्लुएंस कर रही है अदर नेशंस को भी। और इसकी जीडीपी प्रोजेक्ट की गई है अप्रॉक्स $19.35 मिलियन, और 2040 तक ये क्या करेगी, ओवरपास कर सकती है किसको, यूएस की इकॉनमी को। और वर्ल्ड ट्रेड मोर देन यूएस, इसका जो ट्रेड है वो ज़्यादा है वर्ल्ड लेवल पे किससे, यूएस से। एशिया एंड अफ्रीका को ये असेस करना चाहती है क्योंकि इसके नेबर्स हैं। और यूरोपियन यूनियन में जो फ्रांस है उसकी परमानेंट सीट है कहाँ पे, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और फ्रांस के पास 335 न्यूक्लियर आर्सेनल है, और वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन है यूरोपियन यूनियन। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन। बेसिकली आपको पूरा समझ आ गया होगा, मैंने अपने बड़े सिंपल टर्म्स में आपको ये समझाया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आसियान। अब आसियान कहाँ से निकल कर आ रहा है, एशिया से। और आसियान किसके लिए स्टैंड करता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा, आफ्टर जो उसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आपने देखा है यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रही थी, क्योंकि एशिया में, और यहाँ पे कॉलोनियलिज्म भी आपने देखा ही है कि एशिया की तरफ, जैसे इंडिया उनमें से एक है, और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिले। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे थी नेशन बिल्डिंग, कि नेशन को कैसे बिल्ड किया जाए, क्योंकि अपना एक कानून होना चाहिए जिसके तहत हम क्या कर सकें, इसको आगे चला सकेंगे। अब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, एशियन थर्ड वर्ल्ड यूनिटी। अब ये जो अलग देश अलग हुए हैं जो भी है, एशिया के साथ जो यूनाइट होंगे, और यहाँ पे एक हुई बैंगडंग कॉन्फ्रेंस। और एक और चीज़ हुई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में आप ही आपको पता ही है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हमें किसी के साथ जुड़ना नहीं है, हमें अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। तो 1967 में क्या हुआ, ये 5 कंट्री के द्वारा इसकी फॉर्मेशन की गई। और इसकी 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी है, IMPST, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इन्होंने साइन की बैंकॉक डिक्लेरेशन। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था आसियान का, ग्रोथ करना। क्या करना, ग्रोथ किसकी, इकोनॉमिक की ग्रोथ करना। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, सोशल प्रोग्रेस करके, कल्चर की डेवलपमेंट करके, तो हम इकॉनमी को बढ़ा सकते हैं। रीजनल पीस लाना, शांति बनाए रखना, स्टेबिलिटी करना। ये स्टेबिलिटी हम कैसे बना सकते हैं, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। और पूरे रीजन में हमें कॉपरेशन बना के रखना। बेसिकली हम कह सकते हैं आसियान इज़ अ रीजनल कॉर्पोरेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर द रीजन। और इसमें बड़ी सारी कंट्रीज है जो बाद में भी ऐड ऑन हुई, ब्रुनई, दारुसलम, वियतनाम, लाओ, PDR, म्यांमार एंड कम्बोडिया।
अब आसियान वे क्या है, जो आसियान कंट्री ने अपनी सेलिब्रेशन की कि हम क्या करेंगे, एक सुपर नेशनल नेशन बनेंगे, हमारा भी वर्ल्ड लेवल पे नाम होगा और हम भी अदर नेशंस पे कंट्रोल करेंगे, इसी को उन्होंने आगे जाके सेलिब्रेट किया आसियान वे। अब 2003 में अब ये इन लोगों का सोचना थोड़ा सा अलग हुआ, हमें इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड से थोड़ा सा हट के कुछ करना होगा, तो वहाँ पे आसियान कम्युनिटी की फॉर्मेशन हुई और आसियान के 3 पिलर्स बने, जैसे कि नंबर 1 है आसियान सिक्योरिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी। अब बेसिकली ये जो 3 है, ये तीनों ही मेजर पिलर्स बनाए गए जो वर्क करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी नेशन के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी मेजर रोल प्ले करता है कि वो कंट्री की कैसे प्रोग्रेस, अगर आपको सिक्योर फील करोगे वहाँ पे तभी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो डिफरेंट क्राइटेरियाज और डिफरेंट टेक्निक्स स्ट्रेटजीज अप्लाई की गई उनकी कंट्रीज़ में, ताकि क्या किया जाए, सिक्योरिटी को कंट्रोल किया जाए। वहाँ पे फिर क्या हुआ, ARF आसियान रीजनल फोरम की फॉर्मेशन हुई 1994 में, कितनी उनके रीजन बेसिस में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो वो आपस में ही बैठे सुलझाएंगे, ना कि उसको वॉर की तरफ ले जाएंगे, डायलॉग्स के थ्रू और उसको बात करके उस कन्फ्लिक्ट को सुलझाया जाएगा, ना कि वॉर की तरफ। तो ये इनकी सिक्योरिटी पॉलिसी थी। अब इकोनॉमिक कम्युनिटी में क्या किया गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लाया गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मींस ट्रेड एग्रीमेंट फ्री में दिए जाएंगे जो अपने रीजन बेसिस पे जितनी भी कंट्रीज़ है, ताकि वहाँ पे ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए और इकॉनमी को बूस्ट किया जाएगा, ना कि किसी को दबाया जाएगा। हर एक पर्सन की मीटिंग्स होंगी, आपस में ही बातचीत होगी और बाहर के किसी को इन्वॉल्वमेंट, नॉन इंटरफेरेंस देखा जाएगा। वहाँ पे अपने ही रीजन बेसिस पे बात करके उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स दिए जाएंगे और वहाँ पे अपने ट्रेड को भी एनहांस किया जाएगा और सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी को भी बढ़ावा दिया जाएगा थ्रू डिफरेंट मीन्स। और आसियान फ्लैग में भी 10 स्टॉल्स हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी को। अब यहाँ पे एक और टॉपिक निकल के आता है, लुक ईस्ट पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय लुक ईस्ट पॉलिसी? लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, ईस्ट एशियन नेशंस का 1990 में आई थी कि आसियान, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, यहाँ पे क्या किया जाए, ट्रेड को बढ़ाया जाए। ये अपने ईस्ट नेशंस की बात की गई। अब हम बात करते हैं राइज ऑफ चाइनीज़ इकॉनमी। आप सबको पता है चाइना में भी सेम मॉडल, कम्युनिस्ट मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो किया जा रहा था, बट यहाँ पे आपको एकदम से जब यहाँ पे लीडरशिप चेंज होगी, पॉलिसीज़ चेंज की जाएंगी इनके लीडर्स के द्वारा, तो सडनली 1978 में आपको इकोनॉमिक राइज देखने को मिलेगी। और ये इकोनॉमिक राइज देखने को मिलेगी ड्यू टू दी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यहाँ पे रिफॉर्म्स आएंगे जिसके तहत इसमें चेंज देखने को मिलेगा। अब ये रिफॉर्म्स आएंगे जब, तो उसमें एक टारगेट देखा जाएगा कि ये जो रिफॉर्म्स है ना, इसके तहत ये जो चाइना है ये भी ओवरटेक कर जाएगा किसको, यूएस इकॉनमी को 2040 तक। अब 1949 का टाइम पीरियड है जब माओ, एक लीडरशिप जो सोवियत मॉडल के अंडर चलते हैं, और सोवियत मॉडल से आप सभी जानते ही हैं उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एवरीथिंग, और हैवी इंडस्ट्रीज़ पे कंट्रोल स्टेट का होगा और सब चीज़ों पे। इससे क्या होगा कि अब बेसिकली ये तो अपने लोगों के बेटरमेंट के लिए सोचेगी गवर्नमेंट, गलत तो सोचती नहीं, बट उससे क्या होगा, जो उनकी नीड्स हैं लोगों की वो फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी, और नीड्स फुलफ़िल नहीं होंगी तो गवर्नमेंट फेल साबित होगी वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जब वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोगों की नीड्स को, एस्पायरेशन को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो तब वहाँ पे उनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे। और मेजर डिसीजन लिए गए 1917 में, इनको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइसोलेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। और ये किसकी तरफ गए, यूएस की तरफ गए तब 1972 में। और प्रीमियर जोहू इलाई ने क्या किया, प्रपोज्ड 4 मॉडर्नाइजेशन, किस में, एग्रीकल्चर, एक इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक एंड मिलिट्री में। यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन लानी है। 1973 में उन्होंने ये डिसाइड किया। और 1978 में डेंग जियांगपिंग, ये एक बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका नाम नोट कर लीजिए, डेंग जियांगपिंग, जो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए जिसका नाम था ओपन डोर पॉलिसी। मीन्स डोर खोल दिए गए थे अदर ट्रेड पार्टनर्स के लिए, ताकि हमारे कंट्री में आइए और ट्रेड करिए। इससे इनको बड़ा सारा मतलब फ़ायदा होगा, इनकी इकॉनमी एकदम बूस्ट पे जाएगी, इंक्रीज़ करेगी। इकॉनमी रिफॉर्म की वजह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे जहाँ पे इकॉनमी को मतलब और रेस किया जा सके। और एफडीआई को अलाउ किया जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पे, और जब इन्वेस्टमेंट होगी तो कंट्री ऑटोमेटिकली रेस करेगी। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये भी आ जाएंगी, उसी के तहत ये बिज़नेस करेंगे अपना पूरा। तो बेसिकली जब ये इकॉनमी रेस होगी तो वर्ल्ड लेवल पे चाइना का नाम हो जाएगा, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनमी में इसका नंबर आ जाएगा। ठीक है, और ये ओवरटेक कर सकती है चाइना, यूएस को, यूरोपियन यूनियन को। ये तो चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना इम्पैक्ट दिखा रहा है किसके, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एट लास्ट जो हमारा टॉपिक है, इंडिया चाइना रिलेशन। आपको पता है इंडिया चाइना रिलेशन का
पास्ट में अगर आपको बात करूं, ये भी कम्युनिस्ट मॉडल पे चलता है, सोवियत मॉडल पे चाइना, और इंडिया क्या है, कॉलोनियलिज्म के अंडर चल रहा है, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुआ है। बट चाइना में क्या देखने को मिला, डायनेस्टिक रूल देखने को मिला, जैसे मेजर पार्ट है मंगोलिया, कोरिया, इंडो चाइना और तिब्बत। और बट यहाँ देखने को क्या मिला, चाइना ने धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर दिया, जैसे तिब्बत एरिया है उसको अपने एनेक्स्ट करना स्टार्ट कर दिया, अपने अंडर लेना स्टार्ट कर दिया। और इंडिया और चाइना के रिलेशन इतने अच्छे, मतलब हम ये भी नहीं बोल सकते ख़राब थे, बट ठीक भी थे, बट इनके बीच में इतना ट्रेड हो नहीं पाया ड्यू टू द लैंग्वेज बैरियर, और हमारे इनके साथ इतने रिलेशंस बन नहीं पाए। बट जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम अपने रिलेशंस अच्छे कर लेते हैं, और हमारे क्योंकि ये एशियन नेशंस है और दोनों डेवलपमेंट चाहते हैं, डेवलपिंग इकॉनमीज़ है और डेवलप्ड हो जाएंगी। बट इनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट आ गए, जैसे अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, लद्दाख, और इन सबसे बड़ा इवेंट हो गया 1962 में जो तिब्बत इशू, जो चाइना उसको एनेक्स करने जा रहा था, और उसी की वजह से इन दोनों के रिलेशंस ख़राब हो गए, 1962 वाली वॉर हो गई। बट फिर क्या हुआ 1988 में जब राजीव गांधी वहाँ पे गए चाइना में, तो फिर से उन्होंने मतलब बिज़नेस को बढ़ावा दिया। उन्होंने बोला बाकी सब चीज़ों को हमें शांति बना के रखनी है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बना के रखनी है, ताकि हमारा एरिया ग्रो कर सके और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ जाए। फिर न्यूक्लियर टेस्ट किया इंडिया ने 1998 में, और ये क्यों किया, इससे भी ये खफा हो गया चाइना की ऐसा क्यों कर रहे हैं, और चाइना ने हेल्प की पाकिस्तान की कि हम क्या करेंगे, चाइना उनकी हेल्प की न्यूक्लियर वेपन्स में पाकिस्तान की, और चाइना इंटरेस्ट लेने लगा किन में, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान में, ताकि वो इंडिया पे नज़र रख सके, कंट्रोल कर सके। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन बन गए, कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट हो गए। तो बेसिकली अब हम कह सकते हैं इंडिया और चाइना का रिलेशन एट प्रेजेंट अच्छा नहीं है, ख़राब हो चुका है। कि गलवान वैली वाला आपने इंसिडेंट देखा है, भूटान जो है वहाँ पे आए दिन वो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। तो एट प्रेजेंट इंडिया और चाइना का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जहाँ पे बीच में तिब्बत इशू आ जाएगा, ठीक है, अक्साई चिन्ह आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, 1962 की वॉर आ जाएगी, और अभी भी आप रिसेंटली देख रहे हैं ट्रेड्स को लेकर भी हमने मैक्सिमम चीज़ों को बाइकआउट किया हुआ है चाइना। तो दैट्स ऑल, ये पूरा हमारा चैप्टर है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।